विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। सर्व माननीय मंत्री महोदय स्थानापन्न होईपर्यंत आपण टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूया। नमस्कार, सुस्वागतम। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय छत्रपती संभाजीनगरच्या ट्रू बीम युनिटचे उद्घाटन व राज्य कर्करोग संस्थेच्या विस्तारीकरणाच्या या लोकार्पण सोहळ्यास व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवरांचे तसेच सभागृहात उपस्थित सर्व निमंत्रितांचे मी डॉक्टर रश्मी बंगाली मनःपूर्वक स्वागत करते। और मैं डॉक्टर नाज़नीन सिद्दीकी मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण और इस सभागृह में मौजूद सम्माननीय श्रोतागण का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज हमारे इस मंच पर इतने महत्वपूर्ण और दिग्गज उपस्थित है कि उनकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। हर एक सम्माननीय अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने स्वागत समारंभ से। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय केंद्रीय मंत्री आरोग्य व कुटुंब कल्याण, रसायने और खत, भारत सरकार, माननीय नामदार श्री जेपी नड्डा जी सर, जिनका सफर हम सब के लिए प्रेरणादायक है। मैं गुजारिश करती हूं हमारे माननीय मंत्री वैद्यकीय शिक्षण महाराष्ट्र राज्य माननीय नामदार श्री हसन मुशर्रफ सर को कि वो सम्माननीय जेपी नड्डा जी का अपने हाथों से इस्तकबाल करें। आप सभी से गुजारिश है कि जोरदार तालियों से इन सब का स्वागत करें। कम ऑन छत्रपति संभाजीनगर, बता दीजिए सब में कितना जोर है हम लोगों में। धन्यवाद सर। आजच्या कार्यक्रमाचं अत्यंत महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे महाराष्ट्राचे अभ्यासू, सक्षम आणि प्रभावी व्यक्तिमत्व तसेच संयमी आणि तडफदार नेतृत्व असा नावलौकिक असणारे महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री देवेंद्रजी फडणवीस सर हे आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषवित आहेत। आम्हा सर्वांसाठी ती अत्यंत गौरवाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे। मी माननीय मंत्री वैद्यकीय शिक्षण विभाग माननीय श्री हसन मुशर्रफ सरांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचं स्वागत करावं। टाळ्यांच्या प्रचंड कडकडाटामध्ये हे स्वागत आपण आपल्यातर्फे पण करूया। मैं विनती करती हूँ माननीय सचिव वैद्यकीय शिक्षण मुंबई माननीय श्री धीरज कुमार सर को कि वो कृपया हमारे प्रमुख उपस्थिति माननीय वैद्यकीय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य माननीय नामदार श्री हसन मुशर्रफ सर का स्वागत करें। आजच्या सोहळ्यास माननीय महसूल मंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री चंद्रशेखर बावनकुळे सर प्रामुख्याने उपस्थित आहेत। मी माननीय सचिव श्री धीरज कुमार सरांना विनंती करते की त्यांनी माननीय श्री चंद्रशेखर बावनकुळे सरांचं स्वागत करावं। टाळ्यांचा कडकडाट थांबू देऊ नका। मैं विनती करती हूँ माननीय सचिव वैद्यकीय शिक्षण मुंबई माननीय श्री धीरज कुमार सर को कि कृपया हमारे प्रमुख उपस्थिति माननीय वैद्यकीय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य माननीय नामदार श्री हसन मुशर्रफ सर का स्वागत करें। आजच्या या कार्यक्रमाचे विशेष अतिथी माननीय मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण दुग्ध विकास अपारंपरिक ऊर्जा महाराष्ट्र राज्य माननीय नामदार श्री अतुल सावे सर इथे उपस्थित आहेत। मी माननीय सचिव वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये श्री धीरज कुमार सरांना विनंती करते की त्यांनी श्री अतुल सावे सरांचं स्वागत करा। माननीय विरोधी पक्षनेते महाराष्ट्र विधान परिषद माननीय नामदार श्री अंबादास दानवे सरांचं स्वागत करण्यासाठी मी माननीय आयुक्त श्री निवतकर सरांना विनंती करते। राज्यसभा सदस्य माननीय डॉक्टर भागवत कराड सर आजच्या या सोहळ्याचे विशेष आमंत्रित आहेत। त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय इथले संचालक डॉक्टर अजय चंदनवाले सरांना विनंती करते।
आजच्या कार्यक्रमाचे विशेष आमंत्रित लोकसभा सदस्य छत्रपती संभाजीनगर माननीय श्री सांदीपान भुमरे सरांचं स्वागत करण्यासाठी आयुक्त श्री राजीव निवतकर सरांना मी विनंती करते. धन्यवाद सर. कर्करोगाच्या या सर्व रुग्णांना अद्ययावत उपचार पद्धती उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य कर्करोग संस्था कटिबद्ध आहे. यासाठी डॉक्टर कैलाश शर्मा सरांचं मार्गदर्शन, शासनाची वेळोवेळी लाभलेली अमूल्य आर्थिक मदत, अधिष्ठाता डॉक्टर शिवाजी सुकरे सरांचं तसेच विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर अरविंद गायकवाड सरांचं यांचे अविरत प्रयत्न आणि त्याला अध्यापकांनी दिलेली सकारात्मक साथ ही या संस्थेची बलस्थाने आहे. या संस्थेच्या प्रगतीचा आलेख व प्रस्तावित योजनांचा आराखडा सादर करण्यासाठी मी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स मुंबई यांचे शैक्षणिक व प्रकल्प अधिष्ठाता तसेच महाराष्ट्र शासनाचे सल्लागार माननीय डॉक्टर कैलाश शर्मा सरांना विनंती करते की त्यांनी प्रास्ताविक सादर करावं. या मंचावरती उपस्थित सर्व राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद व विधानसभा सदस्यांचं स्वागत या संस्थेतर्फे माननीय अधिष्ठाता डॉक्टर सुकरे सरांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. Namaskar, respected dignitaries on the dais, my all colleagues, faculty members of Cancer Hospital, all my students, and the backbone of any hospital, that is nursing cadre. So, sir, I recall my nostalgic memories of this auditorium. 52 years before, our Dean sir was sitting here and we were sitting there, and our admission process started on 9th July 1973. And I feel so proud and so happy on this momentous occasion to express my heartfelt opinion, heartfelt gratitude to this my alma mater, which has made me to study here for 12 years, and after MD in 1982, I joined Tata Memorial Hospital. So now, when I recall the memories of this cancer hospital, how it started, so only few milestones I will say for the record of our dignitaries, that in 2010-11, through Marathwada Vaidhanik Vikas Mandal, we got around 55 crore to construct GMC Cancer Hospital at Amkhas Maidan. Second milestone was very conspicuous, and it is to be noted that after that, in 2016, Honorable CM Fadnavis sir declared it and gave the status of State Cancer Institute. Third milestone, that Tata Memorial Hospital, being me there as a director academic, we had a technical and knowledge partnership with this hospital, and we started giving training from Tata Memorial Hospital to the faculty, students of Cancer Hospital. On the part of government, it was very difficult for a faculty to send them to Tata Hospital for training. Rather, we approached a reverse, that Tata Memorial Hospital faculty on our payroll were coming to Cancer Hospital for 5 years and imparting a training to this hospital and to the staff. So today, they are all trained manpower at the Cancer Hospital, right from radiation to surgical oncology, medical oncology, and oncopathology. So this was the fourth. Then fourth milestone was very conspicuous, that under NPCDCS, through Honorable Health Minister, Government of India, we got 98 crore as a grant for expansion of the institute, for which Honorable Naddaji, the then Health Minister, came here for inauguration of Bhavatron 2,
which was donated by Tata Hospital, and he did the Bhumi Pujan for this vertical extension, which is known as today the True Beam with vertical extension and all the equipments. So this was the 5th milestone. Now 6th milestone recently happened with the active intervention from CM's office and all the officers of my medical education department, that now we are getting PET CT on PPP mode to run at cancer hospital. And I must tell you that with all the modern equipments for cancer care, PET CT forms an integral part to run the cancer hospital because it helps in diagnosis, prognosis, follow-up, and it calculates the disease-free interval after the treatment, how the tumor has gone down, which is in scientific word known as tumor burden has gone down. So these are the milestones which I have to recall. Now, second thing I want to tell you, that so many cancer hospitals we have made from Tata Hospital, that is under Department of Atomic Energy, 2 in Varanasi, 2 in Punjab, 1 Visakhapatnam, 1 Guwahati, 1 Muzaffarpur, Bihar, and 1 in Orissa. And from Tata Trust, where I am working right now as an advisor, there we have constructed 9 hospitals in Assam, 1 in Tirupati, 1 in Ranchi, and 1 in Chandrapur, along with the Department of Medical Education, Hassan Mushif sir, and all my officers from MEDD from time to time. And that hospital is run by Section 8 company known as Chandrapur Cancer Care Foundation. So why we require so many hospitals? And last month when I saw, after so many hospitals, maybe around 21, including our hospital, state cancer, the number of new cases at Tata Hospital has not gone down. And all these hospitals are also running to the full extent. There is a waiting list. That means as the longevity of the age is going on, population is increasing, the cancer cases are also rising. Because of all the factors, today it is not a scientific forum where I have to say how many cancers, what type of cancer, no. So why it is required to have so many hospitals? So otherwise I would have thought that where were these patients were going up till now when there were no cancer hospital. So to begin with all the cancer hospital, the basic plan of Tata Memorial Hospital or Tata Trust was to have a distributed cancer care model where the cancer hospital, whether it is apex body, L2 or L3, it will be close to the proximity of that province or the district where patient can get the treatment close to their home, maybe 50 kilometers, 60 or 40 kilometers. So with all these things, when it happened, nowadays the entire circle is full. Again, the cancer hospitals are coming. I am not labeling any private cancer institute. There are so many. So, to have accessibility and affordability to the cancer patient, all this network was done, and today they are successfully running. There is no business perspective for this cancer hospital. They are all running for poor, highly subsidized government scheme, and out-of-pocket paying patient also. But our aim would always be to make these cancer hospitals self-sustainable. Otherwise, how long you will give or government will pour in the viability gap fund, which is very difficult. So, how this happens and how the generation of this State Cancer Institute happened, I always say that when there is a strong political will and a robust bureaucratic support, all these institutions can be built within years and they successfully function. तर त्याला कसं आहे की राजकीय पाठिंबा पाहिजे आणि व्हील पॉवर पाहिजे आणि प्रशासकीय पाठबळ पाहिजे वेळेवर. त्यामुळे असे इन्स्टिट्यूट उभा राहतात. त्यातली एक इन्स्टिट्यूट आहे स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूट. तो एक आमचा मानाचा मुद्रा आहे आणि इट इज द ज्युएल in the crown of Maharashtra, where Maharashtra has seen last 15 years, the development, which is one of the crown, and now we will have so many cancer hospitals in Maharashtra also under the same distributed cancer care model. So, when you think of affordability and accessibility, I always remember late Ratan Tata sir. I have worked with him for last 6 years. And we had so many Bhumi Pujans and commissioning of the hospital. In his inaugural speech for 2 minutes, his first sentence was always that cancer never spares either poor or rich.
it will affect anybody. So with that philosophy in mind, when all these cancer hospitals are being commissioned and if they are functioning, I think that will be the day when a best type of cancer care will be available in this country, which will be close to the province, close to the district, close to the home of the patient. And that is the real philosophy where we want to work. There should not be no discrimination between poor, subsidized, cross-subsidized. That is the Tata Memorial Hospital model where we work patient paying, no paying. Short paying, okay. Subsidized, yes. Scheme, yes. And out of pocket also, yes. So any hospital should not be labeled as hospital for poor patient. You should make such a hospital with certification that out of pocket and top class people also will come there and they will have the treatment. Why they will come? If you are expert and if you are giving this state of art treatment with all these equipments which Maharashtra government and central government has helped, Honorable Nadda sir, Honorable CM sir, our medical education department, they have given us an enormous help and these hospitals are now running. So, last which I will express my opinion that cancers are rising. We have to treat them. One of them, now we should see how far you can achieve the disease-free interval and how much is curable and how much is the palliative care which can be given to the patient. So with this philosophy in mind and particularly for children cancer in State Cancer Institute, for last 5 years, we are treating children lymphoma and leukemia. There we have achieved service, education by giving all the super specialty courses, and now it has got a research component where we are adding the ICMR run trials also running at our hospital. So that is also one of the very important points. And to our operations theatre, robotics have been added. That is also top class people. So I will urge to the government and give them the appeal that for this pediatric patient to get a cure, in any leukemia case of a child of 5-year-old, we have to give 3 months of intense treatment, 4 to 5 lakhs of expenditure, and then if you leave him alone and goes to the home, catches the infection, mortality is 100%, child will die. So it is our selfish motto to have the child survival and disease-free. We should keep that patient for 9 months, and I urge the government and the other social sector people with Samajik Bandhilki that they should come forward for one hostel, and that will have a tremendous effect on these things. With this, my opinion and my expression of thought, I promise and I commit that I will give my services till such time that I am on my legs to this my institute, and I will sure I am telling you that whenever possible, every month I will come and I will give my opinion, and Tata Memorial always will give some opinion with the help of the government. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra. आज दिनांक 27 एप्रिल 2025 रोजी धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. नॅशनल कमिशन फॉर अलाइड अँड हेल्थ केअर प्रोफेशनल्स हे विधेयक सन 2019 मध्ये लागू केल्याबद्दल भारतीय बहुजन कर्मचारी संघातर्फे आजच्या सन्माननीय उद्घाटकांचे ते सत्कार करू इच्छितात. मी माननीय उद्घाटकांच्या सहमतीने मी त्यांना सत्कार करू देते. आजचे सन्माननीय उद्घाटक माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जे.पी. नड्डा सर, माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस
माननीय श्री हसन मुशर्रफ सर को कि वो यहाँ आएं और अपने असरदार लफ्जों से हमारी रहनुमाई करें। टू बीम यूनिट का उद्घाटन व राज्य कर्करोग संस्थाओं का विस्तारीकरण लोकार्पण कार्य के लिए उपस्थित देश के आरोग्य मंत्री आदरणीय जीपी नड्डा साहब, महाराष्ट्र के कर्तव्य तत्पर और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सहकारी नामदार बावनकुळे साहब, अतुल जी सावे साहब, विरोधी पक्ष नेता अंबादास जी दानवे, राज्यसभा के खासदार कराड़ साहब, औरंगाबाद के संभाजीनगर के खासदार संदीपान थोरात जी, हमारे आमदार सतीश काळे, सर्व उपस्थित प्रमुख नेतागण, आज इस मंच पर आकर मुझे बहुत गर्व और आनंद अनुभव हो रहा है। आज का दिन स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। हम सभी यहाँ से प्रतिष्ठित संस्थान के टू बीम यूनिट और विस्तारीकरण परियोजना के उद्घाटन समारोह के साक्षी बन रहे हैं। ये देखकर अत्यंत संतोष होता है कि हॉस्पिटल सफलता की सीढ़ियाँ इतनी तेजी से चढ़ रहा है। मैं केवल यही कहूँगा, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हौसले कहाँ नसीब से होते हैं, वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। ये राज्य का पहला सरकारी अस्पताल है। विशेष रूप से कैंसर रोगियों के लिए 21 सितंबर 2012 को प्रारंभ किया गया। इसकी शुरुआत 100 बेड से हुई थी। आज ये 300 बेड वाला विशिष्ट अस्पताल में यह पर्यावर्तित हो चुका है। यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं के तहत रोगियों का निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण उपचार के प्रदान किया जाएगा। आधुनिक सुविधा जैसे टू बीम लिनैक मशीन, 3 टेस्ला MRI रोबोटिक सर्जरी, 128 स्लाइस CT स्कैन इत्यादियों से सुसज्जित एक केंद्र जल्द ही पेट स्कैन से सुविधा बनने जा रहा है। महाराष्ट्र के कैंसर रोगियों को उच्च गुणवत्ता के स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के उपचार पहुंचाया जाएगा। कैंसर का शीघ्र निदान और समय पर उपचार देकर मृत्यु दर से कमी लाई जा सकेगी। महाराष्ट्र में अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवा देने के उपक्रम में छत्रपति संभाजी नगर में एम्स का दर्जा देने की हमारी विनती है। मैं मंत्री जी को आग्रह करूंगा कि पुणे में एक नया एम्स और छत्रपति संभाजी नगर को एम्स का दर्जा देने की मैं और एक बार फिर विनती करता हूं। मित्रों, हमारे देश के लोकप्रिय पंतप्रधान मोदी जी की विकसित भारत का सपना पूर्ण करने के लिए हमारे चहेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीयुत अजितदादा पवार और एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र शासन कार्य तत्पर है। इस अवसर पर आदरणीय नड्डा जी का विशेष आभारी हूँ। केंद्र सरकार ने न बीते एक साल में महाराष्ट्र में एक नए 10 मेडिकल कॉलेज शुरू करने की मंजूरी दी, जिससे गुणवत्ताधारक सर्वसामान्य 1000 विद्यार्थियों का MBBS कोर्स कम फीस में काम पैदा होने का एक सपना उनका पूरा हो जाएगा। मैं इस अवसर पर भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री
से निवेदन करता हूं कि वे इस प्रकार संस्थाओं को सहयोग देना जारी रखें, जिससे हमारी बहुत मांगे मैंने अभी मंत्री जी को सौंपी है। हमारे राज्य के संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमने केंद्र परियोजना अंतर्गत 6 प्रस्ताव केंद्र के मान्यता के लिए प्रस्तुत किए हैं, जिसमें यूजी पीजी सीट बढ़ेंगे, एनसीडी, ट्रामा क्योर, सुपर स्पेशलिटी, इन सब प्रस्तावों का इजाफा होगा और ये राशि है 5,136 करोड़। मुझे लगता है ये मिलती है तो हम सब बहुत अच्छा काम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं इस अस्पताल के साथ हैं आणि मी मुख्यमंत्री महोदयांना एक गोष्ट सांगू इच्छितो की आमच्याकडे 2 जबाबदाऱ्या आहेत वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे। एक, आमच्याकडे यूजी पीजीसाठी जे विद्यार्थी येत आहेत ते फार गरीब आहेत, गुणवत्ताधारक आहेत आणि मेरिटला आपले ॲडमिशन मुलं येत आहेत। त्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा, कारण खाजगी कॉलेजमध्ये प्रचंड फी घेतली जाते, डोनेशन घेतलं जातं आहे आणि त्याला अनेक सुविधा दिल्या जातात। त्या प्रमाणात आम्ही सरकार करू शकत जरी नसलो तरी आम्ही आणि माझ्या विभागानं आम्ही स्वप्न पाहिलेलं आहे की या खाजगी कॉलेजेसपेक्षा सुद्धा या सरकारी कॉलेजमध्ये चांगली गुणवत्ता कशी मिळेल, त्यासाठी प्राध्यापक, असोसिएट प्राध्यापक, सगळा हा वर्ग कशा पद्धतीने कितीही खर्च आला तरी चालेल असं मुख्यमंत्री महोदयांचं म्हणणं आहे। मला वाटतं येत्या 2-3 वर्षामध्ये एक चांगलं दर्जेदार शिक्षण, त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था, त्यांचे हॉस्टेल्स असतील, त्यांच्या सगळ्या सुविधा या अत्यावश्यक केल्याशिवाय आणि अत्युत्तम केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही असा विश्वास या निमित्ताने मी देतो। आणि दुसरी जी जबाबदारी आहे ती आहे, जे हॉस्पिटल्स आहेत ते मोठे हॉस्पिटल्स आहेत। ह्या सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये दररोज 3-3, 4-4 हजार ओपीडी लोक येत आहेत। अनेक दूरदराज गावामधून, अनेक खेड्यातून आणि सरकारी दवाखान्यामध्ये गरीब हे पेशंट्स येत आहेत। त्यांची सेवा चांगली करणं, त्यांना अत्यावश्यक सगळ्या सुविधा देणं आणि कोणत्याही, आता महात्मा फुले जीवनदायी ही योजना चालू आहे, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी जी आयुष्यमान भारत योजना ती सुरू आहे ती चालू आहे, तरीसुद्धा हृदयविकार असेल, मेंदू, मणका, कॅन्सर, किडनी, लिव्हर याला खाजगी दवाखान्यांचा आसरा घ्यावा लागतो। मी मुख्यमंत्र्यांना आज विश्वास देऊ इच्छितो, येत्या 2-3 वर्षामध्ये आमचे जे जिल्ह्याचे हॉस्पिटल आहेत, मग त्यात छत्रपती संभाजीनगर असेल, जे हॉस्पिटल मुंबई असेल, पुण्याचं ससून असेल किंवा अकोला असेल, यवतमाळ असेल, नागपूर असेल, या कुठल्याही ऑपरेशनसाठी आता खाजगी हॉस्पिटलला जायची वेळ येणार नाही, अशी आम्ही सुविधा केल्याच्या राहणार नाही असा एक विश्वास मी या निमित्ताने देतो। और मैं नड्डा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वे आए और हमें वक्त दिया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। कर्करोग रुग्णालयाच्या भरभराटीस ज्यांनी अविश्रांत मेहनत घेतली आणि ज्यांच्या निरंतर रुग्णसेवेमुळे आज राज्य कर्करोग संस्थेला हा सोनेरी दिवस बघण्याचं सौभाग्य प्राप्त झालं, त्यांचा आज आम्ही इथे सत्कार करणार आहोत। आज कैंसर हॉस्पिटल जो कामयाबी के शिखर पर है, उसका श्रेय बहुत हद तक जाता है हमारे अपने रिस्पेक्टेड शर्मा सर को, जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के शैक्षणिक और प्रकल्प अधिष्ठाता है। सर ने हर मोड़ पर हमें संवारा है और प्रेरित किया है। मैं विनंती करती हूँ सम्मान्य मान्यवरों का कि वो शर्मा सर को सम्मानित करें। विश्वासार्ह, संयमी पण तडफदार नेतृत्व कौशल्य अशी ज्यांच्या व्यक्तिमत्वाची ओळख आहे आणि विद्वत्ता आणि अनुभव संपन्नता ही ज्यांची कार्यशैली आहे, असे आजच्या सोहळ्याचे सन्माननीय अध्यक्ष, महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आजच्या या सोहळ्यानिमित्त आम्हाला मार्गदर्शन करावं। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आज आपल्या राज्य कर्करोग संस्थेमध्ये ट्रूबीम युनिटच्या उद्घाटन प्रसंगी
आपल्याला लाभलेले उद्घाटक भारत सरकारचे आरोग्य मंत्री आणि आमचे मार्गदर्शक आदरणीय JP नड्डाजी, मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी चंद्रशेखर बावनकुळेजी, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफजी, अतुल सावेजी, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेजी, खासदार भागवत कराडजी, खासदार सांदीपन भुमरेजी, आमदार सतीश चव्हाणजी, आमदार संजय केणेकरजी, आमदार अनुराधाताई चव्हाण, या ठिकाणी ज्यांना आपण सन्मानित केलं ते डॉक्टर कैलाश शर्मा, त्याचप्रमाणे या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन डॉक्टर शिवाजी शुक्रे, आपले वैद्यकीय शिक्षण सचिव श्री धीरज कुमार, श्री राजीव निवतकर, डॉक्टर चंदनवाले, ज्यांचा आपण आत्ताच सन्मान केला ते डॉक्टर अरविंद गायकवाड, या ठिकाणी उपस्थित सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, अधिकारी, सर्व डॉक्टर्स, स्टुडंट्स, फॅकल्टी मेंबर, सर्व इथला स्टाफ, उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, आज खरोखर आपल्या सर्वांकरता ही अतिशय समाधानाची गोष्ट आहे की ट्रू बीम सारख्या अतिशय अद्ययावत अशा प्रकारच्या व्यवस्थेचं उद्घाटन छत्रपती संभाजीनगरच्या आपल्या या कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये भारत सरकारचे मंत्री आदरणीय नड्डाजी यांच्या हस्ते झालं आणि महाराष्ट्रातल्या सरकारी व्यवस्थेमध्ये पहिल्यांदा ट्रू बीमची व्यवस्था ही छत्रपती संभाजीनगरमध्ये या ठिकाणी झालेली आहे, ही देखील अतिशय समाधानाची बाब आहे. मी बाब समाधानाची याकरता म्हणतोय की शेवटी याचा उपयोग करावा लागणं ही आपली मजबुरी आहे. कॅन्सर ज्याप्रमाणे आज मोठ्या प्रमाणात पसरतोय, आपल्याला कल्पना आहे की एकेकाळी एखाद्याच्याकडे कॅन्सरचा पेशंट असेल तर चर्चा व्हायची. आज आपण पाहतोय प्रत्येक 5-6 घरानंतर एक कॅन्सरचा पेशंट आपल्याला पाहायला मिळतोय. अनेक कारणं आहेत. आज आपण अनेक वेळा जे विषयुक्त अशा प्रकारच्या पदार्थांचं सेवन करतो, आपल्या लाईफस्टाईलमध्ये जे बदल झाले आहेत, अनेक ठिकाणी लोकांच्या सवयी आहेत पान, तंबाखू, खर्रा खाण्याच्या, त्याचा देखील हा परिणाम आहे. अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे कॅन्सर हा मोठ्या प्रमाणात आज आपल्याला वाढताना दिसतोय आणि त्याकरता तंत्रज्ञानाने खूप मोठ्या प्रमाणात कॅन्सरवर उपाय तयार केलेले आहेत. आज रेडिएशन असेल, किमोथेरपी असेल, इतर इम्युनोथेरपी असेल, वेगवेगळ्या प्रकारच्या मॅनेजमेंट्स असतील, या सगळ्या गोष्टी अतिशय प्रिसिशननी या ठिकाणी करणाऱ्या या सगळ्या मशीन्स आज तयार झालेल्या आहेत. आपल्याला कल्पना आहे की एक काळ असा होता की रेडिएशन म्हटल्यानंतर ज्या भागामध्ये कॅन्सर असेल त्याच्या आसपासचा सगळा भाग हा आपल्याला अफेक्टेड त्या ठिकाणी रेडिएशनमुळे झालेला पाहायला मिळायचा. अनेक वेळा लोकांना म्हणजे जो काही इलाज त्या ठिकाणी करावा लागायचा तो नकोसा व्हावा अशा प्रकारची कॅन्सरमध्ये अवस्था असायची. पण आज ट्रू बीम सारख्या मशीननी इतकं प्रिसिशन अशा पद्धतीचं रेडिएशन सुरू केलेलं आहे की बाजूच्या टिश्यूला देखील त्या ठिकाणी टच न होता ज्या भागामध्ये संक्रमण आहे एक्झॅक्ट तो भाग त्या ठिकाणी प्रिसिशन पद्धतीने त्याचा उपचार हा होतो. त्यामुळे कुठलाही साईड इफेक्ट न होता कमीत कमी वेळामध्ये आपण अशा प्रकारे जो पेशंट आहे त्याला त्या ठिकाणी सेवा देऊ शकतो. आपल्याला कल्पना आहे की यापूर्वी आपल्या मराठवाड्यातल्या सगळ्या पेशंट्सला विशेषतः टाटा मेमोरियलला जावं लागत होतं आणि टाटामध्ये खरं म्हणजे टाटाचं तर मी खूप मनापासून अभिनंदन करेन की ज्या प्रकारे टाटा हॉस्पिटल रुग्णांची सेवा करतं, पण तिथला लोड, तिथे सातत्याने येणारा जो देशभरातला पेशंटचा एक लोड आहे त्याच्यामुळे बऱ्याच अडचणींचा सामना त्या करावा लागत होता.
पण आज हे ट्रूबीम या ठिकाणी आल्यामुळे मराठवाड्यातले जे कॅन्सरचे पेशंट्स आहेत त्यांच्याकरता एक वरदान म्हणून या ट्रूबीमचा या ठिकाणी उपयोग होणार आहे. आणि म्हणून मी खरोखर त्याकरता आपल्या सर्वांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. खरं म्हणजे डॉक्टर शर्मांनी पूर्णपणे ही जी काही आपण कॅन्सरची व्यवस्था उभी केली याचा इतिहास आपल्यासमोर मांडलेला आहे. आणि मला आठवतं की 2015 साली डॉक्टर शर्माच माझ्याकडे आले होते आणि त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं होतं की आपल्याला या संपूर्ण हे जे हॉस्पिटल आहे जे आमच्याकडे तयार आहे हे जर डेव्हलप करायचं असेल तर याला स्टेट कॅन्सर हॉस्पिटलचा दर्जा द्यावा लागेल. तो दर्जा जर मिळाला तर आपण केंद्र सरकारकडे जाऊ शकू. केंद्र सरकारकडनं आपल्याला 100 कोटी रुपये मिळतील. 60-40च्या रेशिओमध्ये 60% केंद्राचे 40% राज्याचे अशा पद्धतीनं आपल्याला हा डेव्हलप करता येईल. आणि त्यावेळी आपण याला स्टेट कॅन्सर हॉस्पिटलचा दर्जा 2016 साली दिला होता. मला आजही आठवतं की 2016 साली छत्रपती संभाजीनगरच्या एका महत्वाच्या पेपरने एक बातमी छापली होती, घोषणा अनेक होतात पण त्याच्यावर पुढे काही होईल का. प्रश्न काही चुकीचा नव्हता, पण मला असं वाटतं की त्याचं उत्तर हे आज आपण कृतीतनं देऊ शकलेलो आहोत. आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं हे कॅन्सर हॉस्पिटल या ठिकाणी तयार झालं. त्यातनं अनेक रोग्यांना त्या ठिकाणी रोगापासून मुक्ती मिळाली, अनेकांना खूप चांगले उपचार मिळाले. आणि आता ट्रूबीम आल्यामुळे निश्चितपणे एक मोठा फायदा या ठिकाणी होणार आहे. आणि हे सगळं कंप्लीट करण्याकरता पेट सिटी हा एक अत्यंत पेट स्कॅनचा जो विषय आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि म्हणून त्यालाही आता आपण मान्यता दिलेली आहे. एकदा ते या ठिकाणी आल्यानंतर कॅन्सरच्या बाबतीत मला असं वाटतं की एक फुल सर्कल जे आहे ते आपण कंप्लीट करू शकू. उपचारापासनं तर त्याचा म्हणजे खरोखर उपचाराचा किती फायदा होतोय इथपर्यंत सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतील. आज खरं म्हणजे कॅन्सरमध्ये आपल्याला अर्ली डिटेक्शन हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि अर्ली डिटेक्शन आपण करू शकलो तर सर्व प्रकारचे कॅन्सर हे 100% आपण क्युअर करू शकतो. पण अनेक वेळा आपल्याला कल्पना आहे की खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. लोकांना गाठी असतात, नोड्स असतात, पण त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. महिलांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे, त्याच्याकडे अनेक वेळा दुर्लक्ष केलं जातं. आणि म्हणून आपण आपला अप्रोच हा टू प्रोन अप्रोच आहे. एकीकडे कॅन्सर झाल्यानंतर त्याची जी काही सेवा आहे ती तर द्यायचीच आहे, पण त्याच्यासोबत मोठ्या प्रमाणात स्क्रीनिंग हे आपण करतो आहोत. मागच्या काळात असं लक्षात आलं की आपण ज्यावेळेस विदर्भामध्ये मुलांचं स्क्रीनिंग केलं मोठ्या प्रमाणात, तर त्या ठिकाणी असं लक्षात आलं की जे लोक तंबाखू खर्रा खाणारे आहेत यांच्यामध्ये 60% मुलं हे त्यांना काही कॅन्सर नव्हतं पण ते कॅन्सर प्रोन होते. म्हणजे त्यांच्या जर सवयी सोडल्या नाहीत तर त्यांना कॅन्सर होऊ शकतो अशा प्रकारची अवस्था ज्यांचं स्कॅनिंग केलं होतं अशा मुलांमध्ये होती, स्क्रीनिंग केलं होतं त्यांच्यामध्ये होती. त्यामुळे मला असं वाटतं की अर्ली स्क्रीनिंग हा एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे आणि तो निश्चितपणे मला राज्य सरकारच्या वतीनं आता आपण हातामध्ये घेतलेला आहे. सगळ्या ज्या आपल्या वैद्यकीय इन्स्टिट्यूशन्स आहेत यांच्या माध्यमातून वेगवेगळे जे कॅम्प्स आपण घेतो त्या कॅम्प्समध्ये अशा प्रकारचं स्क्रीनिंग करणं हे देखील मला असं वाटतं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आज आमचे मंत्री हसन मुश्रीफ साहेबांनी देखील अतिशय या ठिकाणी चांगला निर्धार आपला बोलून दाखवलेला आहे की भविष्यामध्ये आपल्याला कुठल्या वाटेनं जायचं आहे, कशा प्रकारचं काम आपल्याला करायचं आहे. आणि मला हे सांगताना आनंद वाटतो की गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये म्हणजे साधारणपणे आपण 10 नवीन मेडिकल कॉलेजेस हे या ठिकाणी सुरू केलेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात जागा देखील आपल्या वाढलेल्या आहेत. आणि नुसतं मेडिकल कॉलेजेस सुरू करून आपण थांबलो नाही, तर आता आपण त्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर करता जवळपास 5,000 कोटी रुपयाचं कर्ज आपण उभारलेलं आहे आणि स्टेट ऑफ द आर्ट अशा प्रकारचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण तयार करतो. मेडिकल कॉलेज सोबतचे जे आपले सिव्हिल हॉस्पिटल्स आहेत त्याच्यावरचा ताण कमी झाला पाहिजे याकरता स्वतंत्र सिव्हिल हॉस्पिटल, जिथे जिल्ह्यातलं सिव्हिल हॉस्पिटल हे मेडिकल कॉलेजशी अटॅच झालेलं आहे, त्या जिल्ह्यामध्ये एक स्वतंत्र सिव्हिल हॉस्पिटल आपण तयार करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याचाही एक कार्यक्रम आपण हातामध्ये घेतला आहे. आणि आपली जी ही सिस्टीम आहे
म्हणजे आज आपल्या सुपर स्पेशालिटीवर सगळा भार हा ओपीडीचा आहे. ज्या गोष्टी ओपीडीत होऊ शकतात त्याही सुपर स्पेशालिटीला कराव्या लागत आहेत आणि म्हणून हा भार आपल्याला कशा प्रकारे कमी करता येईल याचा एक अतिशय चांगला आराखडा हा आम्ही तयार केलेला आहे आणि आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग याच्या दोघांच्याही समन्वयातनं एक चांगली त्रिस्तरीय सिस्टीम ही पुढच्या 3 ते 4 वर्षामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला उभी करायची आहे की ज्यातनं कुठल्याही व्यक्तीला क्वालिटी हेल्थ केअर ही सरकारी व्यवस्थेमध्ये त्याच्या घरापासून 3 ते 5 किलोमीटरमध्ये मिळाली पाहिजे. अशा प्रकारचं एक ज्याला आपण असं म्हणतो हब अँड स्पोकचं एक मॉडेल हे आता आपण नव्याने तयार करतो आहोत. त्या संदर्भातला आराखडा आपण तयार केलेला आहे. त्याच्याकरता रिसोर्सेस आपण तयार करतो आहोत आणि मला विश्वास आहे की शेवटी आज आपण युनिव्हर्सल हेल्थ केअर सिस्टीम सुरू केली. माननीय प्रधानमंत्री मोदयांनी त्या ठिकाणी PM जन आरोग्य योजना सुरू केली. आपण देखील महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सुरू केली. 12 कोटी लोकांना आपण आपल्या इन्शुरन्सच्या कक्षेमध्ये आणलेलं आहे. पण हे सगळं आणलं असताना तेवढ्या व्यवस्था देखील उभ्या राहिल्या पाहिजेत. आमचा प्रयत्न हा असणार आहे की पुढच्या काळामध्ये किमान या इन्शुरन्सचे 50% पैसे हे सरकारी हॉस्पिटलमध्ये आले पाहिजेत. अशा प्रकारच्या व्यवस्था या आपल्या सरकारी हॉस्पिटलला आपल्याला उभ्या करायच्या आहेत. मगाशी जर डॉक्टर साहेब म्हणाले की सगळ्या प्रकारचे ऑपरेशन्स हे ज्यांची पेईंग कॅपॅसिटी आहे अशाही लोकांना आमच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये जाऊन आपलं ऑपरेशन चांगलं होऊ शकतं आणि तिथेच आपण केलं पाहिजे. अशा प्रकारची व्यवस्था आपल्याला उभी करायची आहे जेणेकरून कुठेही सरकारी व्यवस्था गरिबाकरता आणि प्रायव्हेट व्यवस्था श्रीमंताकरता असं न होता सरकारी व्यवस्था गरिबापासून श्रीमंतापर्यंत प्रत्येकाला केटर करते आहे आणि प्रत्येकाकरता चांगल्या प्रकारची क्वालिटी अशा प्रकारची व्यवस्था उभी आहे. अशा प्रकारचा आपला प्रयत्न आहे आणि त्याच्याकडे म्हणजे आता आपलं हे जे नवीन पर्व आहे या सरकारचं युती सरकारचं या नवीन पर्वामध्ये हेल्थ केअर हा एक आम्ही अतिशय फोकस एरिया घेतलेला आहे की ज्यातनं ही सगळी व्यवस्था आपण उभी करणार आहोत. आणि मला विश्वास आहे की ही व्यवस्था जर यशस्वी करायची असेल तर त्याच्यामध्ये आमचे सगळे डॉक्टर्स असतील, आमचे पॅरामेडिक्स असतील किंवा या वैद्यकीय फॅटर्निटीशी संबंधित जे सगळे लोक असतील यांच्या आधारावरच आम्हाला ती करता येणार आहे. त्यात खूप मोठं सहकार्य हे तुमचं निश्चितपणे आम्हाला लाभेल आणि विशेषतः कॅन्सरच्या क्षेत्रामध्ये डॉक्टर कैलास शर्मा हे आमचे महाराष्ट्र सरकारचे देखील या ठिकाणी ॲडवायझर आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कॅन्सर क्युअरमध्ये एक मोठी व्यवस्था एक मोठं नेटवर्क हे उभं करण्याचा प्रयत्न येत्या काळामध्ये आम्ही निश्चितपणे करू हा विश्वास मी व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा आपल्या या वैद्यकीय महाविद्यालयाला आणि कॅन्सर हॉस्पिटलला अतिशय मनापासून शुभेच्छा देतो आणि ईश्वराला प्रार्थना करतो की इथे आलेला प्रत्येक रोगी हा निरोगी होऊन या ठिकाणून गेला पाहिजे. अशा प्रकारच्या ईश्वराच्या चरणी प्रार्थना करतो. आपल्या सर्वांच्या वतीनं पुन्हा एकदा आदरणीय JP नड्डा साहेबांचं मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो, त्यांचे आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपला खूप खूप धन्यवाद सर. अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूं सम्माननीय श्री नड्डा जी को कि वो आएं और अपने शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें. हमारे मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मैंने लंबे समय तक पार्टी में भी और सरकार में काम किया, ऐसे हमारे श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे यहाँ के स्थानीय मंत्री, प्रभारी मंत्री, हमारे वरिष्ठ साथी श्री अतुल सावे जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, हमारे विपक्ष के नेता अंबादास दानवे जी, हमारे यहाँ के आरोग्य मंत्री श्री हसन मुशर्रफ जी, राज्यसभा में मेरे साथी श्री भगवत कराड़ जी,
हमारे संदीपन भूमरे जी जो लोकसभा के एमपी हैं, संजय किनेकर जी जो एमएलसी हैं, सतीश चौहान जी और एमएलए अनुराधा चौहान जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर कैलाश शर्मा, अरविंद गायकवाड़ जी, अजय बराड़कर जी, बालाजी शेवेलकर जी, अर्चना राठौर जी, सम्मानित मंच, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, प्रदेश सरकार के मंत्री और हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी वरिष्ठ सदस्यगण, पैरामेडिक्स और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे खुशी है कि और मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ ट्रू बीम यूनिट का श्री गणेश और शिलान्यास का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। ये स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का एक तरीके से एक्सपेंशन है और निश्चित रूप से ये आने वाले समय में कैंसर पेशेंट्स को हाई एंड सर्जरीज में, इंटरवेंशंस में और हाई एंड इलाज के लिए एक बहुत ही सार्थक उपकरण साबित होगा। इसलिए मुझे इसकी खुशी भी है और साथ में संतोष भी है। संतोष इसलिए है कि मैं 2018 की फरवरी में यहाँ आया था और मैंने उस समय भावाट्रोन का यूनिट का उद्घाटन किया था और साथ में कैंसर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के एक्सटेंशन का हमने शिलान्यास किया था, जिसका आज मुझे उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी इस प्रकार से है कि जब मैं पिछली बार आया था तो खुले मैदान में मेरा फंक्शन हुआ था और वहां आज मैं एक भव्य बिल्डिंग देखता हूं और ट्रू बीम की वहां स्थापना देखता हूं तो मन को खुशी भी होती है और संतोष भी मिलता है कि किस तरीके से कार्य को आगे बढ़ाया गया है। हम सब जानते हैं कि कैंसर शब्द ऐसा है जो सबको डरा देने वाला है। किसी के परिवार में कैंसर शब्द आ जाए तो परिवार की एक तरीके से कहा जाए तो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, इमोशनल तरीके से, हर तरीके से वो परिवार टूट जाता है। जिस ट्रॉमा से वो गुजरता है, हम कम से कम उसको सही इलाज दे सकें, टाइमली इंटरवेंशन कर सकें और उसके जीवन में सुधार ला सके, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और इसी संकल्प को लेकर हमारी कोशिश रही है कि हम कैंसर के इलाज को अग्रेसिव तरीके से, प्रोएक्टिव होकर, कैंसर के डिटेक्शन से लेकर उसके इंटरवेंशन तक हम अपनी स्ट्रैटेजीज को अग्रेसिव बनाएं, इस बात को हम लोगों ने प्रयास किया है। लगभग 14.5 लाख हर साल कैंसर के पेशेंट्स नए डिटेक्ट होते हैं। उसी तरीके से हम सरकार की ओर से कमिटेड है कि हम चाहे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो या आयुष्मान आरोग्य जन आरोग्य योजना हो, दोनों में कैंसर को हमने टॉप प्रायोरिटी दी है और कोशिश की है कि हम उसके इलाज के लिए हम पूरी ताकत लगा करके कार्य को करें। आप सब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, इसलिए आपकी जानकारी के लिए हम लोगों ने अपने डिटेक्शन का, स्क्रीनिंग का देश का बेसलाइन बढ़ाया है और देश के बेसलाइन को बढ़ाने के लिए 175,000 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए
और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ओरल कैंसर, महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर और पुरुषों और महिलाओं दोनों का ओरल कैंसर, इसके डिटेक्शन को एट द एज ऑफ 30 हमने कंपल्सरी कर दिया है ताकि अर्ली डायग्नोस हो सके। और मैं आपके सामने सिर्फ आंकड़े रखना चाहता हूं पिछले 5 साल का ओरल कैंसर में 26 करोड़ 70 लाख लोगों का स्क्रीनिंग हुई है ओरल कैंसर में, और 1,63,000 लोगों को डिटेक्ट हुआ है। उसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर में 14 करोड़ 60 लाख लोगों बहनों की स्क्रीनिंग हुई है, फिर चाहे वो मैनुअली या मेमोग्राफी से, और उसमें से 57,179 को हम लोगों ने डिटेक्ट किया है और उनका इंटरवेंशन को हम लोगों ने शुरू किया है। उसी तरीके से सर्वाइकल कैंसर में 9 करोड़ बहनों का स्क्रीनिंग हुआ है अभी तक, जिसमें से 96,973 पेशेंट्स हैव बीन डिटेक्टेड एंड ट्रीटमेंट हैज स्टार्टेड। तो हमको ये समझना होगा कि बेस लाइन बढ़ाने के कारण आपकी तकलीफ कम हो और आपके पास कोई 4th स्टेज में न पहुंचे, कोई 3rd स्टेज में न पहुंचे, उसकी कैंसर की दृष्टि से एक प्रयास हुआ है। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा और मैं पत्रकार मित्रों से विशेष करके कहना चाहूंगा कि हम लोग चुनाव में बोलते रहते हैं हमें लाओ, हमें लाओ, हमें लाओ, और आप हमको आशीर्वाद भी देते हैं। फिर मैं ये भी बोल देता हूं डबल इंजन लाओ, डबल इंजन लाओ, डबल इंजन लाओ, फिर आप वो भी आशीर्वाद दे देते हैं। फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जो कैंसर इग्नोर्ड एरिया था वो आज प्रायोरिटी एरिया बन गया पॉलिसी मेकर्स के द्वारा। इस बात को हमको समझना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, पिछले 7 सालों में 8 सालों में प्रायोरिटी एरिया का मतलब यह है कि अप्रोक्सीमेटली 3,000 करोड़ रुपीज हैव बीन एलोकेटेड ओनली फॉर हाई एंड कैंसर डिजीज ट्रीटमेंट। 20 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स, 20 टर्शरी कैंसर इंस्टीट्यूट्स, ये हम लोगों ने पिछले 9 सालों के अंदर भारत में स्थापित किया है, और जिसमें आपका सांबाजी नगर इज द स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। यह भी मोदी जी के टाइम पर इसको इंप्लीमेंट किया गया, और लातूर में स्टेट टर्शरी कैंसर सेंटर वह भी हमने स्थापित किया। दोनों हम लोगों ने उस इलाके में स्थापित किया जहां नीड बेस्ड भी था और जहां फार फ्लंग एरियाज में कोई इसकी फैसिलिटी नहीं थी, उसको हमने लाने का प्रयास किया है। ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में लगभग 1960 सर्जिकल इंटरवेंशंस की हमने स्कोप दी है। उस 1960 में 219 packages are only related to cancer. You can understand a poor man, भारत के 60 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग वो जो गरीब हैं, और 6 करोड़ वो माताएं, बहनें और बुजुर्ग, किसी भी आमदनी के, किसी भी आयु के, 60-70 साल से ऊपर के लोग, जीवन के अंतिम समय तक उनको कैंसर का और उनके के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था, जीवन अंत तक करने की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और लगभग 68.43 हॉस्पिटल एडमिशंस हो चुके हैं, यानी 68,43,000 एडमिशंस हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हो चुके हैं, और जिसमें से 13,160 करोड़ रुपए इन पैकेजेस पर खर्च हुआ है।
आप समझिए, मैं इसलिए आपसे ये शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप लोग तो ऑपरेशन थिएटर्स में बिजी रहते हैं, आप लोग तो पेशेंट्स को देखने में बिजी रहते हैं, आप लोग तो आउटडोर और आईपीडी में बिजी रहते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान में रहना चाहिए कि आपके पीठ को सहारा देने वाला मोदी जी की सरकार और देवेंद्र जी की सरकार हर समय तैयार है। इस बात को हमको समझना चाहिए। हाउ पॉलिसी मेकर्स मेक्स अ डिफरेंस, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। हाउ ए टाइम वॉज देयर व्हेन वी वर स्टेटस कोइस्ट, बीमारी भी चल रही है, हम भी चल रहे हैं, सरकार भी चल रही है। अब ऐसा नहीं है, अब सरकार चल रही है, आप काम कर रहे हैं, बीमारी को लगाम लगाया किया। अभी एक लैंसेट की रिपोर्ट आई है, आप मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, लैंसेट के बारे में कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन लैंसेट ने यह कहा है कि बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 90% of the cancer patients are put under treatment within 30 days from the detection. यानी 30 दिन के अंदर उनका डिटेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं है क्या? ये पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं होता। मैंने देखा है, मैं लंबे समय तक आरोग्य से जुड़ा हूं। आई बिकेम द हेल्थ मिनिस्टर इन 1998. I have seen people dying in their houses without treatment. भगवान को ऐसी मर्जी थी। क्यों? क्योंकि मकान बिक जाएगा, घर बिक जाएगा, जमीन बिक जाएगी। तो बुजुर्ग बोलता था, भाई खानदान क्यों बिकने दे रहे हो, मैं तो चला जाऊंगा। अरे 10 साल और जी लेता, क्या फर्क पड़ता है, मैं घर पे ही मर जाऊंगा, लेकिन खानदान नहीं बिकना चाहिए और जमीन नहीं बिकनी चाहिए, इसलिए वो इलाज नहीं कराता था। आज मोदी जी ने उसको ये व्यवस्था दी है कि वह अपना इलाज कराए, और लैंसेट बोलता है कि 30 दिन के अंदर 90% लोग अपना इलाज कराना शुरू कर देते हैं। दिस इज द डिफरेंस विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये फर्क पड़ता है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आपके साथ मैं ये भी शेयर करना चाहता हूं, अभी निर्मला सीतारमण जी ने इसी बजट में कहा है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव ए डिस्ट्रिक्ट डे केयर सेंटर, कैंसर सेंटर, एवरी डिस्ट्रिक्ट डे केयर सेंटर। और ये कितने में? वी हैव टू डू इट विद इन 3 years, 3 साल में हमको करना है। और इस साल हम 200 डे केयर सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें से गुड नंबर इज गोइंग टू कम टू महाराष्ट्र ऑल्सो। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये भी आपको कहना चाहता हूं। अभी हमारे कैंसर सेंटर की दृष्टि से संभाजी नगर में तो हम लोगों ने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट खोला ही है, लेकिन अभी हम केटर करेंगे जो अभी केटर कर रहा है मराठवाड़ा वगैरह और इन सारे एरियाज को। अभी 2012 से 2024 तक में लगभग यहाँ 3,90,000 लोगों की ओपीडी हो चुकी है, और उसी तरीके से आईपीडी हमारी 153 हो गई है। कोबाल्ट थेरेपी 4,362 हो चुका है। मेजर सर्जरीज 10,000 प्लस हो चुका है। माइनर सर्जरीज 9,000 हो चुकी है, और डे केयर सेंटर में 1 लाख लोगों को अभी तक जोड़ लिया गया है। इस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं आप लोगों के साथ यह भी शेयर करना चाहता हूं कि मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे मुशर्रफ साहब यहां बैठे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अभी अभी हम लोगों ने 2 मेडिकल कॉलेजेस के साथ हमने नर्सिंग कॉलेजेस को भी हमने आगे बढ़ाया है, और हमारा लक्ष्य है कि 100 मेडिकल कॉलेजेस के साथ 100 को लोकेशन में नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे टू मेक देम बेटर। और इसी में अभी गोंदिया में 195 करोड़ के साथ इस कॉलेज को स्थापित करने का है, और उसी तरीके से नंदुबार में भी 325 करोड़ का इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। अभी देवेंद्र जी ने बताया कि 10 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, मैं उसमें जोड़ देता हूं 11 नए मेडिकल कॉलेज हमने दिए हैं, एक और आपको मेडिकल कॉलेज दिया है, और आपकी 700 MBBS सीट्स बढ़ी हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
मैं इस बात को भी आपको बताना चाहता हूं कि नेशनल हेल्थ मिशन में इस साल हमने आपको 19,000 करोड़ रिलीज किया है और हमारी कोशिश है 2014-15 से 2025 तक 19,000 करोड़ हैव बीन रिलीज्ड और उसी तरीके से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में 118 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं और इमरजेंसी कोविड रिस्पांस में 2,068 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। 15th फाइनेंस कमीशन में 7,000 करोड़ रुपीस हैव बीन रिलीज्ड। ये मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार चर्चा होती रहती है हेल्थ फ्रेटर्निटी में और हमारे पत्रकार बंधु भी कई बार कह देते हैं हेल्थ पर बजट पर कैपिटा बजट। रिमेंबर दिस इज मोदीज गवर्नमेंट, बजट इज नॉट द प्रॉब्लम। आप खर्च करने वाले बनिए, खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ाइए। हम खर्च को पूरा करने वाले हैं, मोदी जी की सरकार है, पूरा करेगी, ये आपको विश्वास दिलाता है। इसलिए ये कभी भी आप माइंड में मत रखिए। आप देखिए, और मैं कहने के लिए कह रहा हूं, इस शताब्दी के अंत तक एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, वन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जब मैं 80 के दशक में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था तो मैं डॉक्टर से पूछता था कि भाई तुम बाहर क्यों जा रहे हो, तो वो बोलता था यहां है ही कुछ नहीं, यहां हम करेंगे क्या, न आर्ट है, न फैसिलिटी है, न लैब है, न ऑपरेशन करने की फैसिलिटी है, तो हम करेंगे क्या, वो बोलता था। आज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस शताब्दी के शुरुआत में 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले। आज भारत में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं और एवरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इज हैविंग ए स्टेट ऑफ द आर्ट high-end oncology department. Every all India Institute of Medical Sciences is having. The same way nephrology, urology, all departments, surgery, general surgery, हर एक डिपार्टमेंट high-end हम लोगों ने बनाया है और प्रधानमंत्री जी ने किया। इसलिए और स्टेट ऑफ द आर्ट है। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, ऑपरेशन थिएटर टू द क्लासरूम, थ्रू द कैमरा, the patient, the students can learn in their large screens in their classrooms. आप लोग तो किस तरीके से आप लोगों को पढ़ने को मौका मिला होगा, मैं उसको भी इमेजिन कर सकता था। एक कैडेवर पर 20-20, 30-30 स्टूडेंट लगे रहते थे, वो भी मैंने देखा है, मैं वो भी जानता हूं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी से बहुत जुड़ा हुआ हूं। मेरे परिवार में मुझे छोड़कर सब डॉक्टर ही हैं, इसलिए मैं जानता हूं। तो वो भी समय था, लेकिन आज आप देखिए हाई क्वालिटी का। कभी हम 340 प्लस मेडिकल कॉलेज थे, आज हम 780 मेडिकल कॉलेजेस हैं। आपके यहां 700 मेडिकल सीट्स का एनहांसमेंट हुआ है और इसी तरीके से अभी हम लोगों ने 6 नए कॉलेजेस और भी दिए हैं, मुंबई, नागपुर वगैरह सारे के सारे। तो आपके सामने मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं और हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुशर्रफ साहब को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेडिकल एजुकेशन और कोई भी फील्ड हो, पैसे की कमी नहीं रहेगी। आप काम करने वाले बनिए, आप प्रोजेक्ट्स दीजिए, वो सारे प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे। कैलाश शर्मा जी हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। ये हमको इधर से उधर से कहीं से पकड़ ही लेते हैं और जब पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है जब तक कुछ ना कुछ नया ना ले लें। तो इसलिए आपके पास अच्छे एम्बेसडर्स भी हैं, अच्छे लोग भी हैं जो इन सारे कामों को आगे बढ़ाते हैं और तीव्र गति से आप लोगों के इलाज के लिए आगे बढ़े। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये सरकार जहां क्यूरेटिव पर ध्यान दे रही है, वहीं ये इंक्लूसिव हेल्थ पर भी बात कर रही है, होलिस्टिक अप्रोच ले रही है। और होलिस्टिक अप्रोच में हम प्रिवेंटिव पर जोर दे रहे हैं, स्क्रीनिंग पर जोर दे रहे हैं, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, और अब तो हम जेरियाटिक पर भी जोर दे रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर
में जब हम व्यय आयुष्मान आरोग्य आयुष्मान आरोग्य योजना जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या में हम बुजुर्गों का इलाज कराने में सक्षम होंगे। तो उसके लिए हमको जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। आपका समर्थन हमको मिले। महाराष्ट्र स्टेट हमेशा पायनियर रहा है, तो इसलिए आप सब लोग इसको आगे बढ़ाएं। पूरी ताकत के साथ हम भी समर्थन करेंगे। फिर आपको एक बार याद दिलाऊंगा, वो बार बार मैं याद दिलाता हूं, क्योंकि आप आते हैं पढ़ करके, हम आते हैं जनता के आशीर्वाद से, और जनता का आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा है और आपका जनता के आशीर्वाद से जुड़ा है। पॉलिसी मेकर्स के बारे में हमेशा राइट सिलेक्शन कीजिए। यू विल गेट द राइट आंसर। इफ यू आंसर रॉन्ग यू विल गेट ए रॉन्ग आंसर, एंड देन यू शुड नॉट से कि ओह गलती हो गई। तो इसलिए सही रास्ते पर चलते रहिए और हमें भी सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणादायी रहेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। यानंतर ज्यांनी आपल्या शिस्तप्रिय व रुग्णहितदक्ष कार्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा संपूर्ण कायापालट केला, चिठ्ठीमुक्त घाटी याद्वारे रुग्णांना विनाखर्च उपचार उपलब्ध करून देण्याचा नवीन पायंडा पाडला, ही संकल्पना रुजवली, असे या महाविद्यालयाचे माननीय अधिष्ठाता डॉक्टर शिवाजी सुक्रे सरांना मी विनंती करते की त्यांनी मान्यवरांचे आभार व्यक्त करावे। आभार प्रदर्शनानंतर आपण या कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने करणार आहोत। आज या ठिकाणी आपण राज्य कर्करोग रुग्णालयातील ट्रूबीम युनिटचे उद्घाटन आणि संस्थेच्या विस्तारीकरणाच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहोत। या कार्यक्रमासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्री आदरणीय जे.पी. नड्डा साहेब या ठिकाणी उपस्थित राहून आपल्याला मार्गदर्शन केलं, आणि मार्गदर्शनच केलं नाही तर केंद्रांच्या अनेक योजनांमध्ये जसं की आपली सुपर स्पेशालिटीची 150 कोटीची नुकतीच आपल्याकडं कार्यान्वित झालेली आहे, पूर्ण त्या इमारतीलासाठी पूर्ण केंद्रानं निधी दिला आहे। त्याचप्रमाणे 60 कोटी रुपयाचं EWSचा एक प्रोजेक्ट आपल्याला केंद्र सरकारनं दिला आहे, आणि त्याचप्रमाणे NHM मधून 25 कोटी रुपये क्रिटिकल केअर युनिटसाठी सुद्धा दिले। त्याच्याबद्दल आदरणीय नड्डा साहेबांचे आपण मनापासून आभार व्यक्त करतो। त्याचप्रमाणे आपल्याला राज्य सरकारतर्फे आपल्या राज्याचे धडाडीचे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचे मी विशेष या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि धन्यवाद देतो की आदरणीय सर, आपण या संस्थेसाठी नुकतेच आमचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आदरणीय हसनजी मुश्रीफ साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली या संस्थेला नुकतेच 710 कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत, आणि त्यामुळं या ठिकाणी या संस्थेचा विकास होण्यासाठी निश्चित मदत होणार आहे। परंतु सर, मला प्रस्तावित करता नाही आलं, म्हणून मी एकच मागणी आपल्याला या ठिकाणी सांगेल की आमच्या मंत्री महोदयांनी जी मागणी केलेली आहे की या संस्थेला एम्सचा दर्जा द्यावा, जेणेकरून आम्हाला त्या ठिकाणी या संस्थेचा विकास होण्यासाठी मदत होईल। त्याचप्रमाणे या संस्थेसाठी आजच्या कार्यक्रमासाठी विशेष अतिथी म्हणून आपले महसूल मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब, आपले या शहरातले संभाजीनगरचे मंत्री आदरणीय अतुल सावे साहेब, आमचे विरोधी पक्षनेते विधान परिषदेचे आदरणीय अंबादासजी दानवे साहेब, आमच्या वैद्यकीय शिक्षण खात्याचे सन्माननीय मंत्री आदरणीय हसनजी मुश्रीफ साहेब, तसेच या ठिकाणी उपस्थित असलेले कैलासजी शर्मा साहेब, सर्व खासदार, सर्व आमदार आणि आपण सर्व या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलात त्याच्याबद्दल मी आपले मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि धन्यवाद देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राष्ट्राच्या सन्मानार्थ राष्ट्रगीतासाठी तयार व्हा। राष्ट्रगीत सुरू करूया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता मंजूर सिंह।
राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.